वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 2। मैं ये आशा करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 1 जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था, वो आप कर लिए होंगे। तो चलिए आज कुछ नई चीज जानने की कोशिश करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे? आज हम ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे और जो रेसिस्टेंस होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है उसके बारे में जानेंगे और सर्किट डायग्राम के बारे में थोड़ा सा जान रहे होंगे। तो ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपको करंट वाले चैप्टर में ओम का नियम नहीं आता है, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है। तो ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम पढ़ेंगे। और रेसिस्टेंस किन चीजों पर निर्भर करता है, ये जो है आपके पेपर में 3 से 4 मार्क्स का ये भी आता है क्वेश्चन, तो उसे भी अपन देख रहे होंगे। तो आप बड़े ही अच्छे से देखिएगा। इसके जो फॉर्मूले होंगे, हमारे फंडामेंटल फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ओम लॉ के बिना तो इलेक्ट्रिसिटी में बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी मान के चलो कुछ भी नहीं है। फिर अगर आपने ओम लॉ नहीं पढ़ा ना, तो कोई आप फॉर्मूले का एप्लीकेशन बाद में सीख ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ पर जाने से पहले, ओम्स लॉ पर जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। हालांकि ये बहुत बेसिक है, लेकिन जो ये आज मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक परिपथ के बारे में बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या होता है कि सर्किट कभी भी, जैसे मान लो सर्किट अगर हम चाहते हैं कि करंट फ्लो हो, तो करंट कभी भी नहीं फ्लो हो सकता है। हमेशा करंट तभी फ्लो होता है जब वो सर्किट प्रॉपर कंप्लीट होती है और क्लोज्ड पाथ बनाती है। उसमें कुछ कंडीशन, कुछ चीजें होती हैं। जैसे आप जानते हो, एक ये तो वायर हो गई, वायर हो गई। अगर बैटरी लगी हुई है तो इसे बैटरी बोल दो आप, बैटरी हो गई, वायर हो गई, बैटरी हो गई। और उसमें एक बटन भी होती है सर्किट में, और एमीटर लगा दिया। चलो एमीटर इसलिए लगाया है ताकि हम करंट को नाप सकें, ठीक है ना। और हमने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया, यहां पे ऐसे बल्ब लगा दिया ताकि ये बल्ब जले। यहां तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज की और दिस इज एमीटर, इसे हम एमीटर बोलेंगे ताकि करंट को मेजर कर सकें। और ये हमारा बल्ब है और ये हमारा बैटरी है। बैटरी की जगह हम सेल भी लगा सकते हैं। तो सेल लगा, देखो बैटरी का सिंबल अलग होता है और सेल का सिंबल अलग होता है। अगर हम सेल लगाते हैं तो ऐसा सिंबल बनेगा, और बैटरी अगर लगाते हैं तो उसमें डबल फोर डंडे होते हैं अपने। अब बात यह आती है कि भैया आपने तो ये बता दिया, भैया आप ये भी बताओ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो देखो करंट, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। अभी जो बताने जा रहा हूं ना, करंट कैसे फ्लो होगा, उसको बहुत ध्यान से देखना। अगर ये हमारे पास बड़ा डंडा है और ये हमारे पास छोटा डंडा है, हमारे पास यदि मान लीजिए कि ये क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये सेल है। यदि हमारे पास सेल है तो सेल में 2 डंडे होते हैं, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा। बैटरी में यहां पे 4 हो गए। तो इसमें पहले बता रहा हूं, सेल में क्या होता है, हमेशा करंट बड़े डंडे से निकलती है। किससे निकलती है? हमेशा करंट बड़े डंडे से निकलती है, और हमेशा बड़े डंडे को पॉजिटिव मानते हैं। जब हमेशा करंट किससे निकलती है? बड़े डंडे से निकलती है, और बड़े डंडे को हमेशा क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। बड़े डंडे से हमेशा करंट निकलती है और उसे पॉजिटिव मानते हैं। यहां लिख लीजिए आप कि हमेशा करंट किससे निकलती है। आप इसे लिख सकते हैं कि हमेशा करंट बड़े डंडे से निकलती है। आप अपने समझने के लिए लिख लीजिए, करंट हमेशा बड़े डंडे से निकलती है और उसे पॉजिटिव बोलते हैं, और छोटे डंडे को माइनस बोलते हैं। ये चीज मैं आपसे जब सवाल कराऊंगा ना तो रोज पूछूंगा, फिर आप मत बोलना कि पता नहीं है भैया, कसम से देखो, झूठ मत बोलना बाद में, ठीक है ना। आज अच्छे से देख लो कि बड़े डंडे को हमेशा क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। छोटे डंडे को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। लेकिन बैटरी में क्या होता है, जैसे मान लो अगर यहां से करंट निकल रही है, बैटरी में बड़ा डंडा दोनों होते हैं, तो बैटरी में जिस डंडे से करंट निकल रही होती है उसको पॉजिटिव और उसको बाकी को नेगेटिव बोलते हैं। अब ये तो आपने भैया सिखा दिया हमें। अब सर्किट में चलते कैसे हैं, ध्यान देना। जो चीज बता रहा हूं ना, 12वीं वाले से नहीं बनता है। 12वीं वाले भी गलत कर देते हैं, 12वीं वाले भी इसको प्लस बोल देते हैं, इसको माइनस बोल देते हैं। तो आज याद कर लो तो 12वीं तक काम आएगा कि हमेशा बड़े डंडे को पॉजिटिव बोलते हैं और छोटे डंडे को नेगेटिव बोलते हैं। अब जिससे करंट निकलता है तो करंट बहेगा सर्किट में, ऐसे बह रहा है। मान लो करंट ऐसे घूम रहा है सर्किट में। अब अगर करंट ऐसे घूम रहा है सर्किट में, तो अगर यहां रेसिस्टेंस लगा हुआ है, मान लीजिए यहां रेसिस्टेंस लगा हुआ है, आर रेसिस्टेंस भी तो होगा। तो रेसिस्टेंस लगा हुआ है, रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोधक। रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? प्रतिरोधक। अब हम आज रेसिस्टेंस की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। रेसिस्टेंस आप शायद ना मालूम होगा, मैं बता देता हूं आपको रेसिस्टेंस क्या होता है। तो अभी हालांकि पढ़ेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे ओम्स लॉ के दौरान, लेकिन फिर भी रेसिस्टेंस होता क्या है। तो रेसिस्टेंस मतलब होता है कि हमें, जैसे मान लो करंट फ्लो हो रही है,
तो करंट के फ्लो होने में जो अवरोध उत्पन्न होता है, मतलब हम डिस्टरबेंस बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि जैसे आप प्रेस कर रहे हो तो बहुत सारी करंट आ रही होगी, तो जितना प्रेस को जरूरत है करंट, उतनी ही प्रेस के पास आती है करंट, बाकी करंट नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वहां रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस उतनी ही करंट पास होने देता है जितनी करंट की आवश्यकता होती है। ज्यादा करंट यदि पास हो जाएगा तो क्या होगा? वो जो होगा हमारा फ्यूज हो सकता है बल्ब। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है? धारा के बहने में अवरोध उत्पन्न करता है ना। तो इसे हम बोल सकते हैं द डिस्टरबेंस offered during flow of current is called resistance। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेसिस्टेंस क्या होता है? धारा के बहने में जो अवरोध उत्पन्न होती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, धारा के बहने में जो अवरोध उत्पन्न होती है उसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि जो डिस्टरबेंस ऑफरेड बाय द कंडक्टर, लिख लेना, ऑफरेड बाय वायर के द्वारा जो ऑफर किया जाता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख लेंगे द डिस्टरबेंस ऑफर्ड बाय वायर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के बहने में जो अवरोध उत्पन्न होती है यानी डिस्टरबेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस ये है हमारे पास। अभी हम क्या सीख रहे थे? अच्छा, अभी हम सीख रहे थे सर्किट में चल रहा है, सिंबल कैसे लगाएं, यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा, कैसे पता करें? तो देखो करना क्या है आपको, देखो आपको क्या करना है, जब आप साइकिल में जब एक सर्किल में आप चलेंगे ना, तो आप जब चलेंगे ना तो अपने मन में बोलते जाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बोलते जाना। यहां प्लस था तो बोलते जाओ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और की में तो कुछ होता ही नहीं है। इट वॉज वेरी सिंपल, बहुत आसान था। क्या था आसान? कि सबसे पहले भैया आपने ये बताया था कि जिससे करंट बहती है, जिस डंडे से करंट निकलती है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जब साइकिल में चल रहे होते हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कैसे चलते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये तो आपने भैया हमें सिखा दिया है कि जब हम साइकिल में चलते हैं तो कैसे चलते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। एक चीज ये भी देख लिया आपने रेसिस्टेंस क्या होता है, हालांकि अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी वाले बच्चे ध्यान दीजिए, आपकी बुक जो है सीबीएसई बोर्ड वालों में, आपकी बुक में सिंबल्स बने हुए हैं, कौन किसको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो वो आप सिंबल्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा कि किस चीज को हम कैसे दर्शाते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अपनी बुक में, आप जैसा कि मैं दिखा रहा हूं आपको कौन कौन से दिए हैं, 535 इसमें देखो दिया हुआ है। एक हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल दिया हुआ है, तो सेल तो आपको मैंने बताया अभी, सेल का ऐसे बनता है, ये सेल होता है हमारे पास, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। फिर हमारे पास बैटरी बनी हुई है, बैटरी जानते हो, आप जान ही गए हो, बैटरी ऐसे बनी रहती है, मतलब है ना, समझ रहे हो ना बात को, एक प्लस और एक माइनस। फिर आपके पास प्लग बना हुआ है, प्लग बना हुआ है, PLUG, तो प्लग की बात कर रहे हैं, ये की हो गई, प्लग की हो गई हमारे पास, अगर की बात कर रहे होते हैं। फिर आपके पास अगर अच्छा, दो प्रकार की हो सकती है। देखो प्लग की ओपन में ऐसा होता है, अगर ओपन है वो, अगर वो बटन खुली हुई है तो हमारे पास ऐसा होगा। अगर क्लोज है की क्या है हमारे पास, क्लोज्ड है, तो उसमें ऐसा होगा, ठीक है ना। ऐसे दिए हुए आपके पास, ये बहुत सारे और भी दिए हुए हैं। रेसिस्टेंस को ऐसे दर्शाते हैं, आप देख लीजिए, रेसिस्टेंस को ऐसे बताते हैं। एमीटर को ऐसे बताते हैं, एमीटर को प्लस माइनस, वोल्ट मीटर को ऐसे बताते हैं, प्लस माइनस। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने मेन जो हमारा एम था इस लेक्चर का, वो था ओम्स लॉ, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओम का नियम, हेडिंग डाल लीजिए, ओम्स लॉ डाल लीजिए, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, ओम्स लॉ, ओम का नियम। अरे वो शंकर भगवान वाले ओम नहीं है, ठीक है ना, ओम का नियम। अब ओम का नियम पढ़ रहे हैं अपन, ओम का नियम। अच्छा, तो कहता क्या है? सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले मैं इंग्लिश से लिख देता हूं, इसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप जब तक लिख लीजिए पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे, मैं बताता हूं उनको ना। तो according to Ohm's law, the potential difference
across conductor is directly proportional to current flowing through it, provided temperature is constant, है ना। तो चलो पढ़ते हैं, अब समझते हैं इसको, क्या हमारे पास क्या डेफिनेशन क्या बोल रही है ना। तो ओम के नियम के अनुसार किसी भी चालक में जो विभवांतर उत्पन्न होता है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, करंट के, जो करंट उसमें बह रही होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैथमेटिकल लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर वायर जो है हमारे पास, उसके बीच में जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विभवांतर होगा, वो किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो उसमें करंट बह रही होगी। यानी अपन बोल सकते हैं कि जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है समानुपाती होता है, समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक चीज और ध्यान रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब हुआ ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं अपन, वहां पास तापमान सतत होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। यहां तक समझ में आ गया। तो ओम के नियम के अनुसार यह होता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के होता है। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब पूरी फिजिक्स में आज आप ध्यान दें, आपको 12वीं और 11वीं में दिक्कत नहीं जाएगी। हमेशा क्या होता है, जब भी हमें स्टेटमेंट लिखते हैं और कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का अनुपाती बताते हैं, तो सिंबल ऐसा लगता है। अब इस सिंबल को फिर हटाया जाता है, और जब कभी भी हम इस सिंबल को हटाते हैं दोस्तों, तो क्या आता है हमारे पास, कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म आता है। क्या आता है, कांस्टेंट टर्म। याद रखो कि जब कभी भी हम किसी भी समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले सिंबल को हटाते हैं, तो उसको हटाने की वजह से हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आता है। कांस्टेंट टर्म हर चैप्टर में अलग होता है। यहां जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका नाम है आर। क्या नाम है, आर। आर जो है वो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो आर जो है हमारे पास क्या है, यहां पे कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। फिर आर की वैल्यू यदि मैं यहां से निकालूंगा तो हमारे पास V बाय आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V बाय आई। आपको यहां तक करना है, जब ओम्स लॉ पूछेगा तो आपको यहां तक करना है, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, V बाय आई। रेसिस्टेंस जो होती है, उस रेसिस्टेंस जो होता है उसकी SI यूनिट होती है ओम। तो यदि हम 1 ओम की बात करेंगे तो हमारे पास 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर आएगा। क्या आएगा, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ओम्स का नियम क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर वायर में, वो किसके समानुपाती होता है, करंट के समानुपाती, यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक आर आता है, आर बराबर फिर V बाई आई आ गया। ये था हमारा ओम का नियम, जो बहुत आसान था, आपको याद रखना है। ऐसे याद रखो, जब तक मैं इरेज कर रहा हूं याद करते हो। V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, V इज इक्वल्स टू आई आर कहता है। क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर कहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब ओम का नियम पढ़ लिया। अब रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ना। तो यहां लिख दीजिए, हेडिंग डाल लीजिए कि रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन, है ना। तो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक जो हमने पढ़ा, वो रेसिस्टेंस को हिंदी से प्रतिरोधक बोलते हैं। तो प्रतिरोधक किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो भैया अगर आपको कभी यह पता करना है कि प्रतिरोधक किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला निकाल लीजिए।
तो हम फॉर्मूला निकालते हैं। चलो फॉर्मूला अभी हमने वो देखा ना जो ओम के नियम में, तो वो जनरल फॉर्मूला था, लेकिन एक वो ओम के नियम के द्वारा आया हुआ फॉर्मूला था रेसिस्टेंस का, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसका नाम है, ऐसे लिखते हैं, पहले मैं लिख देता हूं, रो एल बाई ए होता है। इसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RHO, रो, एल बाई ए। मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, आप टेंशन बिल्कुल न लें, क्या है वो, बस मैं वो लिख दिया हूं। तो अगर पेपर में आपको ये आ गया लिखने को, तो पहले आपको ये याद होना चाहिए कि भैया R इज टू रो एल बाई ए। क्या होता है, R इज टू रो एल बाई ए। अब ये देखो, आप छोटे हैं अभी, आपने शायद ना ध्यान दिया हो 9th में, हालांकि मैं पढ़ाया था, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बता देता हूं। जो चीज ऊपर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंतर्गत आती है, यानी समानुपाती के अंतर्गत आती है, और जो चीज नीचे होती है उसे हम वित क्रमानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वित क्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो अब रेसिस्टेंस जो है, फॉर्मूला याद किया हमने, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, डिपेंड ऑन लेंथ है ना, लेंथ ऑफ वायर जो है, वायर रेसिस्टेंस, ऐसा लिख लो। चलो पॉइंट बना के लिख रहे हैं ना अपन, तो अपन पहला पॉइंट लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ वायर की लंबाई पर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, resistance is directly proportional to length of wire। जो हमारा रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है दोस्तों, जो हमारा रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक होता है, वो वायर की लंबाई की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा आप क्या लिखोगे, दूसरा आप लिख सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नीचे वाली चीजें क्या कहलाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाती है। और हिंदी से क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखोगे हिंदी से, कि जो प्रतिरोधक होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरे वाले में क्या लिखोगे, जो प्रतिरोधक होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे लिख सकते हो आप, क्या होता है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the cross section area of wire। तो आपने क्या लिखा, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरी आ गई, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, चलिए यहां तक आपने लिख लिया होगा, समझ गए ना, लिख लिए होगे। चलो अब आगे देखते हैं इसको अपन, जब अगर हम इसे क्या करें ना, कंबाइन करते हैं इसे, एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मिल गया, R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a मिल गया, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब बात आती है कि इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्या होता है कि इधर वाली चीजें जो हैं वो कंबाइन कर दो, जो ऊपर था ऊपर लिख दो, जो नीचे था नीचे लिख दो। तो L ऊपर था तो ऊपर लिख दिए, 1/a नीचे था तो नीचे लिख दिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमेशा उसे हटाते हैं। हर चैप्टर में हर जगह अलग अलग कांस्टेंट आता है। उस वक्त ओम के नियम के दौरान R आया था, यहां आता है हमारे पास रो आता है कांस्टेंट। क्या आता है, रो आता है। रो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं इसे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है ना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधक है ना। रेसिस्टिविटी भी बोल सकते हो इसे आप, रेसिस्टिविटी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो रो जो होता है, रो क्या बोलते हैं इसको, रो से डिफाइन करते हैं। रो होता है, रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या फिर अपन बोल सकते हैं इसे विशिष्ट प्रतिरोधक, ठीक है ना। तो अब रो आ गया। अगर मान लो आपसे रो के बारे में पूछता है, रो की यूनिट बता दो,
तो रो की यूनिट पूछता है तो आप क्या करोगे, आर ए, सब चीजों को इधर भेज दो, रो को बस रखे रहो एक साइड, बाकी सबको आर ए को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एल को इधर डिवाइड कर दिया, इधर रो बचा। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, और एरिया की क्या होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है मीटर। तो यहां से हमारे पास रो, इस मीटर से मीटर कैंसिल, तो हमारे पास रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर आ गई। रो की क्या आ गई हमारे पास, ओम मीटर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आपके पूछा जा सकता है। तो हमने क्या देखा, जो हमारा रेसिस्टेंस होता है किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा था, लेंथ और एरिया। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारा जो वो क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा वो पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि डिपेंड किन पर करता है, 3 नंबर का आएगा, 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट तो आप ये लिख दोगे लेंथ पर डिपेंड करता है, दूसरा पॉइंट लिख दोगे एरिया पर, तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के कंडक्टर का, जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। यानी कि जो प्रतिरोधक होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब हुआ कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। ऊपर वाली चीजों का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि यदि आप लंबाई बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोधक बढ़ जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि यदि आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोधक कम हो जाएगा। तो तीसरा वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने आज 3 चीजें पढ़ी, सर्किट डायग्राम, ओम का नियम और रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। आप ये तीनों चीजें बढ़िया अपने नोट्स कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम पैरेलल कंबाइनेशन और सीरीज कंबाइनेशन वगैरह देखेंगे। और जो इन तीनों टॉपिक के बाद जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, आप उसे ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। नहीं बनेगा तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं उन्हें सॉल्व करके आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, मिलते हैं लवर्स, बेस्ट ऑफ लक।